संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संथाल के 2 दिवसीय दौरे पर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। बरहेट में आभार यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 15 के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने लिया संज्ञान। 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजधानी रांची सहित राज्य भर में सर्दी का सितम जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट। कांके और मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री पर पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई दिनों के गतिरोध के बाद प्रश्नकाल सुचारू ढंग से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े सवाल किए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने दिया। इधर लोकसभा में आज से संविधान पर विशेष चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन में संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में भी संविधान पर विशेष चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। लोकसभा में आज चर्चा के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और संपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। इस अवधि में देश भर में अब तक 3 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें पात्र महिला ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकती है। ने कहा है कि इस योजना के तहत तो इसको 2017 से हमने जो शुरू किया इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, पेपरलेस बनाने के लिए हमने इस योजना को अब नए तरीके से नए सॉफ्टवेयर विकसित कर कि उसमें स्व पंजीकरण वो कर सकते हैं, या आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से वो ब्लॉक या प्रोजेक्ट में जाकर वो अपना पंजीकरण वो कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पेपरलेस बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, और डीबीटी के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी हम करते हैं। संसद भवन पर आज आतंकवादी हमले की 23वीं बरसी है।
इस अवसर पर संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद भवन परिसर में शहीद हुए लोगों को नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा है कि शहीदों का साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 2001 में आज के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। संसद पर हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा संसद भवन की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें CRPF की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर CRPF, दिल्ली पुलिस और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री देवघर स्थित बाबा धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री सोरेन कल भोगनाडीह में सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके अलावा वे बरहेट में आभार यात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। यह चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के संसद से पास हो जाने पर देश में एक ही समय में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार का एजेंडा है। वे अपने एजेंडे पर काम करेंगे और हम अपने एजेंडे पर। लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा? देश आज़ाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था। फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास होने का स्वागत किया है। देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम तो मानते हैं ये संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, हम उसी को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 1951 से 67 तक लगातार चुनाव होते थे, विधानसभाओं के और लोकसभा के एक साथ हुआ करते थे। उस समय सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज आकांक्षी जिला गुमला में अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गुमला पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर गंभीर पहल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम आपसी संबंध बनाए रखने पर विश्वास करते हैं। इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो ठोस निर्णय लिया जाएगा। मामला और भी गंभीर हो जाएगा तब सरकार जरूर सोचेगा। हमारे देश को पहले रक्षा करना है। माननीय गृह मंत्री जी के पक्ष से भी हम लोगों को वक्तव्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में चिंतित है। तो मैं आगे जाके मानता हूं कि पहला डिस्कशन अर्थात इसमें अगर हो जाता है समाधान तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में जाके हम लोगों को दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है और इस बार नई सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी है और उसमें कृषि मंत्री का जिम्मा शिल्पी नेहा तिर्की मैम को मिला है। मैम, किस तरीके से क्या कुछ विजन है और झारखंड में जो कृषि की अपार संभावनाएं हैं उसको आप कैसे पटरी पर लाएंगे? देखिए, ये विभाग बहुत ही खास विभाग है, इसीलिए भी क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में 70% आबादी आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से हमारे राज्य में और राज्य के किसानों को हम लोगों ने व्यवस्थित व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से अधिक लोग पलायन करते हैं। तो मैंने अपना विजन को 3 कैटेगरी में ड्रॉ किया है। पहला तो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेजेस का हो, सप्लाई चेन का हो, या मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट है, ग्रामीण मार्केट है, उनको पहले दुरुस्त करना, उनको पहले स्ट्रीमलाइन करना। दूसरा कैटेगरी जो है, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हम किसानों को देते हैं, चाहे वो केसीसी हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बीज हो, वैसे चीज़ों को डीबीटी के माध्यम से या तरीके से उन तक पहुंचाना। और तीसरा कैटेगरी है कि आज के दिन में आप देखेंगे
तो जो किसान हैं वो अपने छोटे से ज़मीन में उत्पाद करते हैं और उस उत्पाद को जब ला रहे हैं बाज़ार में तो बार्गेनिंग पावर भी नहीं बन पा रहा है। तो हम जो चाह रहे हैं कि चाहे एफपीओज़ के माध्यम से हो या कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, कमर्शियल फार्मिंग के तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं ताकि लार्ज स्केल में रेवेन्यू भी ये विभाग बना सके। बिल्कुल। तो विभाग के जरिए रेवेन्यू भी जनरेशन हो और किसानों का किस तरीके से उत्थान हो, ये शिल्पी नेहा जी की सोच है। एक चीज़ और कि लगातार झारखंड में चूंकि एग्रीकल्चर फार्मिंग की असीम संभावनाएं हैं, हाल के दिनों में सब्जी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है और महिलाएं यहाँ की बहुत मेहनती है, लेकिन उनके उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है, जैसे कि आपने भी इस बात को बोला है। तो किस तरीके से लगता है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे लोगों को, जो हम कह सकते हैं कि आमदनी वाली फार्मिंग की ओर स्विच करने का प्रयास कराएंगे भी? हाँ बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा क्योंकि इसमें भी अपार क्षमता है। लोग बहुत सारा हम लोग अभी देख रहे हैं हाल ही के दिनों में लोग कुछ फ्रूट्स होते हैं, अवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, जिसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे फ्रूट्स को भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम एग्रीप्रेन्योर भी बोलते हैं, वो लोग यहाँ उत्पाद कर रहे हैं। इन तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सिंचाई एक बहुत बड़ा बाधा भी है, तो उसकी समस्या को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि किसान, ठीक है, आपने व्यवस्थाएं की, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो उत्पादन, उनके पास पानी के उचित साधन नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, पहला इसमें तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप वाटर शॉर्टेज जो है, पानी का जो क्राइसिस है, वो केवल इस राज्य में नहीं पूरे देश भर की समस्या है। तो धीरे धीरे हमें ऐसे टेक्निकल चीज़ों के तरफ बढ़ना होगा जिससे पानी का उपयोग कम हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, उसके अनुसार जहाँ पानी का रिक्वायरमेंट है वहीं पे पानी दिया जाए। ऐसे कई सारी चीज़ें, और हमारे खुद झारखंड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे और अन्य स्रोत संस्थाएं हैं, तो उनसे भी हम लोग स्रोत और स्टडी को लैब टू लैंड, है ना, प्रयोगशाला से लेके ज़मीन तक कैसे ले जाए, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके आधा से ज़्यादा काम हो जाएगी। एक सवाल आखिरी मैम, कि खाद्य प्रसंस्करण की भी असीम संभावना है, तो किस तरीके से उसको आप अपनी जामा पहनाएंगे? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। सरकारी सिस्टम है, तरीके से समय पे लोगों को कमीशन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो ओपन मार्केट है, जो प्राइवेट मार्केट है, उनको स्पेस मिल जाता है, उनको वैक्यूम मिल जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरे ही व्यवस्था को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो एक नए विजन के साथ नई सरकार झारखंड में बनी है, जो किसानों का उत्थान किस तरीके से हो सकता है और उसमें एड ऑन, चाहे उनके जो भी उत्पाद हैं, चाहे वो मोटे अनाज के उत्पाद हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हो, उसे मजबूती देते हुए कृषि को एक नया आयाम देने की कोशिश शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आर.के. आनंद, एस.एम. हाशमी, मधुकांत पाठक, पी.सी. मिश्रा समेत 15 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। इससे पहले इस घोटाले की जांच झारखंड का एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित SNTI सभागार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग जमशेदपुर द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन SS के उपाध्यक्ष प्रबल घोष और RSB ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक M शंकर नारायण ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रबल घोष ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सेमिनार से विनिर्माण उद्योग और संस्थानों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद मिलेगी। वहीं M शंकर नारायण ने कहा कि वेल्डिंग क्षेत्र में उच्च कौशल की मांग और उपलब्धता में अभी बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। इस सेमिनार में देश भर से 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अंदर और हमारे मेन स्पॉन्सर्स टाटा स्टील है और हार्ड कैप अलॉयस है, कोचिन शिपयार्ड है, बूस्ट एल्पाइन बूलर है। तो जो मेजर इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं वेल्डिंग के और जो मशीन्स बनाते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। DRDO, IC कार, L&T, बूलर, ऐसा बहुत बड़े बड़े कंपनी से भी लोग आए हैं। इनफैक्ट फॉरेन से भी यहाँ पे स्पीकर्स आए हैं
तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है जो सब वेल्डिंग एक्सपर्ट्स है, तो उन लोगों को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो नॉवल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ना उन लोगों को बहुत सारे जानकारी मिली। घरेलू हिंसा या अन्य उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर के साकची में स्थापित वन स्टॉप सेंटर की स्थापना 2017 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस अव्यवस्था के खिलाफ वर्णाली चक्रवर्ती के नेतृत्व में एनजीओ युवा द्वारा जेंडर वायलेंस पर कल एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वन स्टॉप सेंटर को लेकर की गई स्टडी को लोगों के बीच साझा किया गया। इस सेमिनार में अधिवक्ता लक्ष्मी बिरुआ, सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्ता मजूमदार, झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार, पत्रकार अन्नी अमृता, प्रोफेसर AK रमानी सहित अन्य ने विचार व्यक्त किए। और कुछ चीजें सुधारने के प्रयास होते थे। वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है और उसमें पढ़ाई हो रही है। अब सेंटर शुरू कैसे हुआ था? तो सबको याद है कि निर्भया कांड जब हुआ था, जो बच्ची नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं कॉलेज में और ये जो वन स्टॉप सेंटर ये सब महिला, हम लोगों ने एक छोटा सा स्टडी किया था। उस स्टडी को हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के साथ आज हम लोगों ने शेयर किया, और शेयर करने के बाद हमें लगा कि जो इसको सुधार करने का, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको लगता है हमारा जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी मददगार साबित होगी। तो हम लोग सोचे हैं कि जिला प्रशासन के पास हम लोग अपनी बात को रखेंगे ताकि ये सुचारू रूप से चालू हो जाए, और बहुत सारे जो पीड़िता आती है, रात बिरात में आती है, बहुत सारे हिंसा का शिकार होकर उनको कुछ सुराहा मिले, इसलिए आज का हम लोगों ने सेमिनार को। राज्य सरकार की योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने के लिए बोकारो स्थित तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय के गेस्ट हाउस में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमाण पत्रों और विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के अलावा परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक राज्य की योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। किया जा रहा है, जितने भी प्रकार के जो लाभान्वित योजनाएं हैं उनका लाभ भी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन से हम लोगों का जो बोकारो जिला का महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो सरकार धरातल पर उतारना चाहती है, हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से इस तरह के लाभान्वित हो सकते हैं। JCLPS के माध्यम से जो परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है 5 करोड़ 69 लाख रुपया का सिर्फ एक JCLPS के माध्यम से किया गया है। इसके तहत अन्य भी योजनाएं हैं। अन्य योजनाओं के तहत आपदा विभाग के तहत जो मृत लाभुक हैं उनके आश्रितों को भी प्रति आश्रित परिवार 4 लाख रुपया का जो आपदा के तहत होता है वो भी लाभान्वित हुए हैं। जो सड़क दुर्घटना में मौत हुए हैं उनको भी प्रति परिवार 1 लाख रुपया जो सरकार की तरफ से प्रावधान है वो हम लोग दिए हैं। जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, या भी किशोरी समृद्धि योजनाएं हैं, या स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों के जो भी लाभुक हैं उनको भी हम लोग लाभ देने का कार्य किए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला टीबी फोरम की बैठक हुई। इस बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान पर चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में 3 महीने तक चलाए जाने वाले टीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य जिले के लोगों को इस बीमारी से मुक्त करना है। आप सभी को जोहार। 7 दिसंबर 2024 से एक कैंपेन का लॉन्च किया गया है, 100 डे कैंपेन, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान है। और इन 100 दिनों में हेल्थ विभाग, हमारे अन्य जितने भी विभाग हैं जिला स्तर पे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के बारे में अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं वो इमीडिएट उनकी टेस्टिंग हो। मास लेवल पर हम लोग टीबी से संबंधित जांच कराएंगे, और जितने भी लोग इससे जूझ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इन 100 दिनों में ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सकें।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट आई है। दिन में धूप निकलने के बावजूद कनकनी वाली ठंड लग रही है। 9 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान रांची के काके और मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार 18 दिसंबर तक सुबह के समय राज्य में कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। सिमडेगा जिले में लोग गुजरते हुए साल को विदाई देने और नववर्ष का स्वागत करने के उद्देश्य से पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने लगे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बोलबा प्रखंड में स्थित दानगद्दी लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सिमडेगा जिले के पर्यटन स्थलों में दानगद्दी भी शामिल है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बोलबा प्रखंड में स्थित है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और चट्टानों के बीच से निकलती जलधारा लोगों का मन मोह लेती है। दानगद्दी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। हमें बहुत मजा आ रहा है। आज हम सब यहाँ पिकनिक मनाने के लिए दानगद्दी में आए हैं। यहाँ नदी, पहाड़, चट्टान बहुत सुंदर है। यहाँ नववर्ष के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और सैलानी स्थल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। दानगद्दी की खूबसूरती निहारने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलावा पड़ोसी राज्यों ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में पर्यटक वर्ष भर यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग बिलियन हाई स्कूल की तरफ से लोग दानगद्दी घूमने आए हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। नदी, चट्टान, जंगल इससे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पिकनिक मनाने वाले लोग दानगद्दी की मनोरम वादियों में खो से जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा अगर यहाँ दुरुस्त कर दी जाए तो यह सैलानियों के लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। दानगद्दी आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन के द्वारा यह बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था होती तो और भी अच्छा होता। सिमडेगा जिला मुख्यालय से यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ आपको आनंद लेते समय कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ नदी में तट पर ही नहाएं क्योंकि आगे डूबने का खतरा हो सकता है। नजदीकी जंगलों में हाथियों की मौजूदगी के कारण शाम से पहले वापस लौटने की भी सलाह दी जाती है। दानगद्दी में जिला प्रशासन ने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कई पहल किए हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री अपने प्रयागराज दौरे के क्रम में आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रयागराज पहुंचने पर रिवर क्रूज से महाकुंभ मेला परिसर का जायजा लेंगे। हर मुमकिन इंतजाम और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2025 का महाकुंभ आचरण माना जाता है। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कई पहल किए गए हैं। इसी के मद्देनजर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए गो शिवा परिवार और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन समेत देश के 500 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को प्लास्टिक प्लेट की जगह स्टील प्लेट और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले देने की योजना बनाई है ताकि इस बार महाकुंभ प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बने।
अकेले पश्चिम बंगाल में 11,000 से अधिक स्टील प्लेटें और कपड़े के बैग महाकुंभ मेले परिसर में पहुंच चुके हैं। जो लोग थाली देने आ रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जाएं, या आप सोचिए कि वो घर में भी इधर उधर प्लास्टिक न गिराएं, उसको अलग से इकट्ठा करें, और कुंभ क्षेत्र में जाके प्लास्टिक या कागज का टुकड़ा या खाने की कोई वस्तु। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संथाल के 2 दिवसीय दौरे पर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। बरहेट में आभार यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत 15 के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने लिया संज्ञान। 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजधानी रांची सहित राज्य भर में सर्दी का सितम जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट। कांके और मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री पर पहुंचा।